Bismillahirrahmanirrahim. Solution Chemistry and Basic Electronics की हमारी क्लास है KHM 47121686 for analytical chemistry students. Our today's topic is solubility of calcium chloride, calcium carbonate, and it is an example of diprotic basic ion. हमारा जो anion है वो एक basic anion है. And objective of today's lecture is to drive an expression for the solubility of a dibasic salt. And after the lecture, you will be able to understand the effect of solubility of dibasic salt. Now, solubility, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, and as just like we know, sodium carbonate is a base. Similar way में कैल्शियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ बेस. तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी दैट इज अ केस भी कैल्शियम कार्बोनेट जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, बिकॉज इट इज़ एन स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इट डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व. इसकी जो कैल्शियम एंड कार्बोनेट की जो आयन में डिसोसिएट हो रहा है, ये डिसोसिएशन अगेन क्या करती है, ये बैकवर्ड रिएक्शन में पॉसिबल है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन कर दे. देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम एंड कार्बोनेट में, एंड अगेन कैल्शियम एंड कार्बोनेट क्या कर सकते हैं, वापस से कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारी कैल्शियम एंड कार्बोनेट की होती है. बट अब क्या होता है बेसिकली, अगर हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक डिफरेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अलावा. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का एक हमारा इक्विलिब्रियम है, इसके अलावा सेकंड इक्विलिब्रियम आता है, दैट इज कि जो कार्बोनेट है, बिकॉज इट हैज अ बेसिक कैपेबिलिटीज. बेसिक कैपेबिलिटीज मीन्स ये जो कार्बोनेट है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है. अब अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट, इन बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा. तो इक्विलिब्रियम जो मजीद हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे एक्वासिस्टम के अंदर होंगे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास एसिडिक कंडीशन है तो क्या हो सकता है, कार्बोनेट हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, बाइकार्बोनेट के अंदर. और बाइकार्बोनेट मजीद प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या कर सकता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है. ये इनवर्स रिएक्शन में हो सकता है. और हम अगर हम कहें कि एसिडिक कंडीशन है तो एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, अल्टीमेटली कार्बोनेट हमारे प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बाइकार्बोनेट में दैट इज कार्बोनिक एसिड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को आप सीधे तरीके से लिखें, लाइक हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के तौर पे लिखें या बेसिक डिसोसिएशन के कांस्टेंट के तौर पे लिखें. दोनों सूरतों में बात हमारी वही रहेगी कि इक्विलिब्रियम है. अगर हम एसिड डिसोसिएशन के लिए करें तो हम Ka1, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम हमने बेसिक डिसोसिएशन को यूज़ किया था कि हम कह रहे थे कि साइनाइड जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है. नाउ बोथ थिंग्स आर सेम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम. नाउ अगर हम इस सिस्टम में जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया है, हम इसकी pH एक्सटर्नली डिटरमाइन करें. For example, we want to know what is the solubility of calcium carbonate at a pH 4. We want to know what will be the solubility of calcium carbonate at a pH 6, 8, 9. किसी भी एक पर्टिकुलर pH के ऊपर अगर हमें सोल्यूशन हमने डिसॉल्व किया कैल्शियम कार्बोनेट को और उसके हमने pH नोट की कि इतनी pH इसकी क्या मौजूद है, ठीक है. या तो हम खुद एडजस्ट करें pH को, लाइक हम बफर ऐड कर दें, हम उसमें एसिड या बेस ऐड करने के बाद pH एडजस्ट करें. और ऐसा भी हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की खुद जो pH उसने एडजस्ट की है वो pH हम क्या करें, उस pH को हम मेजर करें. ठीक है, दोनों सूरतों में हमारा जो कंडीशन है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली pH डिफाइन कर रहे हैं, pH डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन हमारे पास नोन होगी. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमें सॉलिबिलिटी का एक्सप्रेशन मालूम करना है किसी एक पर्टिकुलर pH के ऊपर, सो हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए वो या तो हमारे पास प्रोटॉन होना चाहिए या फिर हाइड्रोक्साइड आयन. इन दोनों वेरिएबल को हम हमारी इक्वेशन में हमारे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें pH मालूम है, अल्टीमेटली हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम है, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, उस सूरत में हम अपनी सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या होगी, सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जस्ट लाइक अगर हम इक्वेशन के रिस्पेक्ट देखें तो सॉलिबिलिटी विल बी इक्वलेंट टू द कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम में 1:1 का रेशियो है. दैट इज के 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं.
अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम का आयंस अगर हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, दैट इज के 1 मोल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जो सॉलिबिलिटी है वो हम डायरेक्टली लिंक कर रही है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम के साथ। इसी तरीके से सॉलिबिलिटी डायरेक्टली लिंक कर रही है कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सॉलिबिलिटी हमारे पास डायरेक्टली लिंक कर रही है कार्बोनेट के साथ, बट मास बैलेंस की अगर हम बात करें तो मास बैलेंस क्या होगा कि जितना कैल्शियम जनरेट हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के डिजोल्व होने पे वो उसकी सॉलिबिलिटी है। इसी तरीके से जितना कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होगा उतना ही हमारे पास क्या जनरेट होगा, कार्बोनेट जनरेट होगा, बिकॉज इसमें जो कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम में 1:1 का रेशियो है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बोनेट में 1:1 का रेशियो है। बट बेसिकली सिस्टम में हो क्या रहा है कि कैल्शियम तो मजीद किसी और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं है एसिडिक कंडीशन के अंदर। अगर हम बेसिक कंडीशन की बात करेंगे तो बेसिक कंडीशन में भी कैल्शियम हमारे पास डिफरेंट इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हो सकता है, लाइक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो हम एसिडिक कंडीशन की ही फिलहाल बात कर रहे थे। तो अब कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है या जो सॉलिबिलिटी है दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू द फॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट। वी आर प्लेसिंग एफ हियर बिकॉज इट इज अ फॉर्मल कंसंट्रेशन कि कार्बोनेट कितना डिजोल्व हुआ था। अब कार्बोनेट जो डिजोल्व हुआ था वो एग्जैक्टली कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद नहीं है। वो किस फॉर्म में मौजूद है, वो या तो कार्बोनेट की फॉर्म में है, कुछ कार्बोनेट ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया ड्यू टू एसिडिक कंडीशन, वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। कुछ बाइकार्बोनेट ने मजीद अगर हम बहुत एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो क्या हो जाएगा, वो बाइकार्बोनेट भी कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कार्बोनिक एसिड का एक और इक्विलिब्रियम होता है, बट हम अपनी सिस्टम को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम वो कार्बोनिक एसिड वाला, क्योंकि कार्बोनिक एसिड कब बनेगा, बहुत ही एसिडिक कंडीशन के ऊपर। बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में एंड बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। हमें पता है कि सेकंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना इतना विजिबल नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई पेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड अगर हम कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि कार्बोनिक एसिड is a has an equilibrium of the converting into carbon dioxide and the water, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का एक और इक्विलिब्रियम आ रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। सो सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर फिलहाल हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे कि कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में डिजॉल्व होगी, वो एवापोरेट भी हो सकता है। एंड अगर ये हमारे पास बहुत हाई एसिडिक पीएच चली जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी। बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस 3 कंडीशन कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये फॉर्मल कंसंट्रेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्बिलिटी एंड फॉर्मल कंसंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। ना KSP कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें कि KSP किसके इक्विवेलेंट है, सो KSP इज इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम एंड कार्बोनेट का जो प्रोडक्ट है आयनिक प्रोडक्ट इट इज इक्विवेलेंट टू द KSP। नाउ KSP से अगर हम कार्बोनेट की दिस कार्बोनेट इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम कार्बोनेट नॉट द फॉर्मल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एंड फॉर्मल कंसंट्रेशन में हमारे पास डिफरेंस आता है। इक्विलिब्रियम दैट मीन्स एक पर्टिकुलर जब हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो अब उसके अंदर कार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, वो एक ही कंसंट्रेशन होगी। फॉर्मल कंसंट्रेशन की कितना कार्बोनेट जनरेट हुआ था बाद में वो किसी और के साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो फॉर्मल कंसंट्रेशन थी कि ओवरऑल कार्बोनेट की कितनी फॉर्म्स मौजूद हैं। बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ये कार्बोनेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। नाउ KSP डिवाइड बाय KSP का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज के आयनिक प्रोडक्ट है। अब अगर हम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को यहाँ से निकालना चाहें तो हमारे पास कार्बोनेट की कंसंट्रेशन विल बी इक्विवेलेंट टू द KSP अवर कैल्शियम। इट इज बेसिकली कार्बोनेट की कंसंट्रेशन है जो हम इस इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं, KSP के इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज कार्बोनेट विल बी इक्विवेलेंट टू द KSP अवर कैल्शियम। अनदर थिंग that is equilibrium constant of that is acid dissociation constant of the carbonic acid। जब कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है एक प्रोटॉन डोनेट करता है और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है।
नाउ दिस इज अ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, दैट इज के कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को हम मालूम कर सकते हैं। तो कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर हम इसको इधर ले जाएं और Ka1 दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिवीजन में लेकर आ जाएं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज कार्बोनिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। और मोर अगर एक्यूरेटली कहें तो एक्टिविटी, बेसिकली एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इन बाइकार्बोनेट आयन का जो प्रोडक्ट है डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम। सेकेंडली अगर हम कहें कि जब एक बार बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, नाउ बाइकार्बोनेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनेट। तो सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बाइकार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कार्बोनेट आयन, और यहाँ पे क्या आ गया Ka2। जिस तरीके से हमने Ka1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वहाँ से बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया था, अब हम बाइकार्बोनेट को भी कार्बोनेट की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। Why we are doing this? Because we need to calculate the solubility. Solubility हमें कैलकुलेट करनी है, solubility को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट एम था, जो पहली बात हमने डिस्कस की थी कि हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर pH के ऊपर अगर हमें सॉलिबिलिटी मालूम करनी है, तो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल हो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन हो। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इक्वेशन है, मल्टीपल इक्वेशन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स कह सकते हैं, हम इसको अननोन भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, हमें तो नहीं पता कि अभी कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या है, कार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या है, अनटिल अनलेस कि हम इसको डिटरमाइन करें एक्सपेरिमेंटली बाय टाइट्रेशन और एनीथिंग एल्स। इसी तरीके से यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर दो अननोन है एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो हम कंसिडर करेंगे, उसकी हमें pH मालूम हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की हमें मालूम हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों ही कंसंट्रेशन अननोन थी। तो अब हम अपने वेरिएबल्स को कम कर रहे हैं। सो वेरिएबल्स कम करने के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट इक्विवेलेंट है किसके, कार्बोनेट की कंसंट्रेशन के बाय फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और Ka2। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट है बाय फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड Ka1 की कंसंट्रेशन। सो अगर हम दोनों को इस्टेब्लिश करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन है एंड बाइकार्बोनेट इज इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोजन आयन, कार्बोनेट एंड Ka2। सो वी कैन place this bicarbonate from here to in this equation। तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन अगर हम रख दें यहाँ पर, सो हमारे पास कार्बोनिक एसिड इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, ये हाइड्रोजन मल्टीप्लाई होगा, कार्बोनेट अपनी जगह पर मौजूद है, फिर K1 और K2 मल्टीप्लाई होगा K1 एंड Ka2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चीज़ें आई हैं, दैट इज कन्वर्जन हमने कर ली हर एक की। किस तरीके से कन्वर्जन की, कि बाइकार्बोनेट भी कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया एंड कार्बोनिक एसिड भी कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। एंड टू ड्राइव ऑल दीज इक्वेशन मल्टीपल पाथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाहें किसी और चीज़ में, तो जो आपको सिंपल लगता है आप उस तरीके से इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेन हमारा एम हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें ये करना है कि वेरिएबल्स जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन ही हमारे पास एक वेरिएबल बचे, बाकी चीज़ें हमारे पास उसमें से हम ओमिट आउट कर दें ताकि फिर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। ना हमारे पास जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज द सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन और कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन। अभी जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि हमने तीनों की कंसंट्रेशन को एक हमने यहाँ पर तीन वेरिएबल थे ना बेसिकली, उनको हमने क्या कर दिया, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन इक्वलेंट थी जो हमारी Ksp वाली एक्सप्रेशन से आई थी, दैट इज Ksp अवर कैल्शियम। बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन दैट इज हाइड्रोजन अवर कार्बोनेट एंड Ka2, और ये कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर के कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेप में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं
कि जो सॉल्युबिलिटी है कैल्शियम कार्बोनेट की, that solubility will be equivalent to the concentration of the calcium ion, equilibrium concentration of calcium ion, because we are discussing कि कैल्शियम किसी और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं है। अगर हमने ये अजम्पशन लगाई है, ठीक है, कि कैल्शियम किसी और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो रहा है, उससे जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास नोन है। तो अब अगर हम कैल्शियम की जगह पे क्या कर दें, हम कैल्शियम की जगह पे सॉल्युबिलिटी दैट इज एस, जो हमारी सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन है वो हम प्लेस कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग, ये Ksp आवर सॉल्युबिलिटी, ये Ksp आवर कैल्शियम, ये Ksp आवर सॉल्युबिलिटी that is equivalent to the concentration, equilibrium concentration of the carbonate. And here you can see we are having equilibrium concentration of the carbonate, equilibrium concentration of the carbonate. What we can do, we can place this Ksp वैल्यू, Ksp ओवर S की वैल्यू जो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर कार्बोनेट के साथ और इधर भी। तो अगर हम ये वैल्यू प्लेस कर दें Ksp ओवर सॉल्युबिलिटी, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, दैट विल बी इक्वलेंट टू द Ksp ओवर S हमने यहाँ पे रखा, तो S जो डिवाइड कर रहा है Ksp ऊपर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कार्बोनेट की जगह पे Ksp और डिवीजन में हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गया। अब कॉमन देखें तो Ksp ओवर सॉल्युबिलिटी, Ksp ओवर सॉल्युबिलिटी, Ksp ओवर सॉल्युबिलिटी तीनों एक्सप्रेशन में मौजूद है। इनको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे Ksp ओवर सॉल्युबिलिटी के बाद कुछ नहीं बचा, दैट इज इक्वलेंट टू 1। यहाँ पे क्या बचा, H पॉजिटिव Ka2, यहाँ पे क्या बचा, H स्क्वायर K1 Ka2। सो नाउ व्हाट इज दिस इक्वलेंट, ये किस चीज़ के इक्वलेंट है, अगर आप इसका एलसीएम लो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन कुछ याद दिलाता है आप लोगों को, बिकॉज अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम में, K1 K2, यस, ठीक है। K1 K2, जब हम एलसीएम लेंगे ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन K1 K2 आएगा, क्योंकि 1 के साथ डिवीजन में यहाँ पे ना तो Ka1 था ना Ka2 था। मैं A ना लिखूँ बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2 लिख देती हूँ, ठीक है। नाउ प्लस यहाँ पर K2 मौजूद है, दैट मीन्स Ka2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, K1 और हाइड्रोजन, ठीक। उसके बराबर में जो है हमारे पास सब कुछ है, K1 K2 दोनों है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ क्या आएगा, H स्क्वायर आएगा। एंड व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट, कुछ याद आ रहा है इससे आपको, थोड़ी सा एक्सप्रेशन इनवर्स जा रहा है। नॉर्मली जो हम लिख रहे होते थे दैट इज H स्क्वायर H K1H और K1 K2 फॉर सेकेंड, दैट इज डाइप्रोटिक एसिड के लिए ये एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं उल्टा कर दूं, दैट इज अगर मैं इसको कह दूं कि दैट इज K1 एंड दिस वन इज K2, डिवीजन में व्हाट वी आर हैविंग, H की पावर 2 हाइड्रोजन स्क्वायर प्लस K1 H ही लिख देते हैं और प्लस K1 K2। अब बताएंगे क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के अंदर जब हम एसिड की बात कर रहे थे, डाइप्रोटिक एसिड की बात कर रहे थे, हमने अल्फा फ्रैक्शन को डिस्कस किया था। एंड अल्फा फ्रैक्शन ऑल्सो कि जब हमें pH नोन है अपने एक पर्टिकुलर एसिड की, डाइप्रोटिक एसिड की अगर हमें पर्टिकुलरली pH नोन है तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कितना फ्रैक्शन किस कंडीशन में मौजूद होगा। अभी हमारे पास क्या था, डाइप्रोटिक एसिड में कार्बोनिक एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है एंड कन्वर्ट हो रहा है बाइकार्बोनेट में, फिर बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनेट के अंदर, दैट मीन्स इट हैज अ कैपेबिलिटी टू डोनेट 2 प्रोटॉन एंड वो उसके दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, तो डिफरेंट कंडीशन के अंदर ये अप्लाई होगा।
तो अगर कितना फ्रैक्शन किसी एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर कितना फ्रैक्शन कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, तो अल्फा फ्रैक्शन हमारे पास 3 अल्फा फ्रैक्शन आएंगे एंड ओवरऑल जो फॉर्मल कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस वन। CF की बात हो रही है और ये अल्फा फ्रैक्शन K1 K2 किस फॉर्म को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कि कौन सा अल्फा फ्रैक्शन होगा। ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड का फ्रैक्शन है, बाइकार्बोनेट का फ्रैक्शन है, या फिर कार्बोनेट का फ्रैक्शन है। कार्बोनिक एसिड के फ्रैक्शन के लिए दैट इज की जो पूरी फुली एसोसिएटेड फॉर्म है कि जिसके अंदर दोनों प्रोटॉन उसके ऊपर मौजूद हैं, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या होना चाहिए था, एच स्क्वायर। जब हमारे पास मोनो डिसोसिएटेड फॉर्म है दैट इज कि एक प्रोटॉन मौजूद है, एक प्रोटॉन उसने दे दिया, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए था, K1H पॉजिटिव। जब हमारे पास फुली डिसोसिएटेड फॉर्म है उसने दोनों प्रोटॉन दे दिए हैं, कार्बोनेट दैट इज द फुली डिसोसिएटेड फॉर्म, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, K1 एंड K2 एंड दिस फ्रैक्शन दिस वैल्यू इज बेसिकली डिफाइन द अल्फा फ्रैक्शन। तो ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है, इट इज अ अल्फा फ्रैक्शन ऑफ द कार्बोनेट दैट इज अ फुली डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द एसिड, कार्बोनिक एसिड की फुली डिसोसिएटेड फॉर्म, और वो कौन सी है, कार्बोनेट है। बट अगेन ये मैंने इसको इन्वर्स किया था यहाँ पर ताकि आप लोग को समझ में आए पिछले लेक्चर्स के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये इन्वर्स फॉर्म के अंदर मौजूद है, दैट मीन्स कि हमारे पास अगर हमें अल्फा फ्रैक्शन में इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगी, दैट मीन्स कि अल्फा फ्रैक्शन विल बी डिवाइडिंग इट, सो वी कैन प्लेस ये सॉल्युबिलिटी यहाँ से क्या चली गई, यहाँ पे चली जाएगी और उसको मल्टीप्लाई करके ये ऐसे स्क्वायर होगा, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर इज इक्वलेंट टू KSP जो अपनी जगह पर मौजूद है। बट ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है किसके, अल्फा फ्रैक्शन ऑफ द कार्बोनेट के, दैट इज अ फुली डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ अ डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी किसके इक्वलेंट आई, सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वलेंट टू द KSP डिवीजन ऑफ डिवाइडेड बाय अल्फा फ्रैक्शन ऑफ कार्बोनेट। एंड अल्फा फ्रैक्शन हमें पता है कि बिकॉज इट इज़ अ पीएच डिपेंडेंट, किसी भी पीएच के ऊपर, एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास नोन होगी कि कितना पार्ट जो है हमारे पास कार्बोनेट है। हम चाहें तो यही वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कन्वर्ट करें। अगर हमें पीएच नोन है तो हमें अल्फा फ्रैक्शन तो नोन नहीं होगा। अगर पीएच नोन है तो हमने क्या किया, सिंपल इस वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रखी, K1 रखा, K2 रखा, वैल्यूज रख के प्लेस किया और हमारे पास सॉल्युबिलिटी का आंसर आ गया। इन केस के हमारे पास पीएच नोन नहीं है, हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू दे दी है। एंड अल्फा फ्रैक्शन वी कैन हैव कैलकुलेटेड इन आवर नॉर्मल क्लासेस कि अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू किस तरीके से हम डील कर रहे होते हैं कि हमें एक फ्रैक्शन पता है तो दूसरा फ्रैक्शन या तीसरा फ्रैक्शन हम मालूम कर सकते हैं कि ओवरऑल जो कंसंट्रेशन हमारे पास होगी उसका कितना फ्रैक्शन जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो वो दैट इज दिस अल्फा फ्रैक्शन इज बेसिकली पीएच डिपेंडेंट। तो अगर हमें पीएच नोन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नोन है और K1 K2 की वैल्यूज गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके प्लेस कर सकते हैं। और अगर हमारे पास समटाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही दी जाए, K1 K2 की वैल्यूज दी जाए, आपको सिंपल डायरेक्टली अल्फा फ्रैक्शन की भी तो वैल्यू दी जा सकती है कि अल्फा फ्रैक्शन ये है। तो डायरेक्टली आपने क्या किया, KSP को अल्फा फ्रैक्शन में डिवाइड किया, उसका रूट लिया और हमारे पास क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गई। दैट इज ऑल। जस्ट लाइक कि हमने लास्ट टाइम सिल्वर साइनाइड की एग्जाम्पल ली थी, वो एक मोनोप्रोटिक दैट इज के मोनो बेसिक आयन था। अब हमारे पास क्या है, ये डाई बेसिक आयन है। इसी तरीके से ट्राई बेसिक आयन के लिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड अगेन वही अल्फा फ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अल्फा फ्रैक्शन बेसिकली पीएच डिपेंडेंट है, इट डिपेंड अपॉन द pH of the pH or the concentration of the hydrogen ion. So it is about today's lecture. Any question if you have, you can ask. बैक करिएगा एक मिनट, स्लाइड नंबर याद नहीं, नहीं इससे पीछे बताएं।
इससे आगे करिएगा, ये इससे आगे एक बार स्लाइड, इस यहाँ पे इसी इसी स्लाइड में पीछे पिच वाली। जी। हम्म देखिए यहाँ पे आपने कार्बोनेट की जगह जो KSP अपॉन S क्यों करा सब्स्टिट्यूट, ये कहाँ से आया KSP अपॉन S? KSP अपॉन कार्बोनेट एच हमारे पास बेसिकली कहाँ से आया है, ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन। बिकॉज हम यहाँ पे जो हमारी अजम्पशन है कि हम एसिडिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, एसिडिक कंडीशन में कैल्शियम किसी और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं है। हम बेसिक कंडीशन में चले जाएंगे तो एक और इक्विलिब्रियम आ सकता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट से बना सकता है। ठीक है, तो हमारी पहली अजम्पशन कि यहाँ पे कैल्शियम किसी और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं है। जितना कैल्शियम हमारे पास, दैट इज कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व होगा उतना कैल्शियम हमारे पास जनरेट होगा। ठीक है, तो वो तो कैल्शियम इज इक्वलेंट टू द सॉल्युबिलिटी। लास्ट लेक्चर को भी याद कर लें तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी इसकी सॉल्युबिलिटी की। अगेन कार्बोनेट की कंसंट्रेशन भी इक्वलेंट होगी सॉल्युबिलिटी की, बट कार्बोनेट क्या है वो हमारे पास एक डिफरेंट इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है। तो जो फॉर्मल कंसंट्रेशन है, इससे पिछली स्लाइड अगर आप देखो ये वाली, कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन विल बी इक्वलेंट टू द फॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट। क्योंकि कार्बोनेट जो है वो कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं है, वो डिफरेंट इक्विलिब्रियम में स्टेप उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, डेट इज कि वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी नहीं ले सकते, लेकिन हम कैल्शियम को सॉल्युबिलिटी के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव स्टार्टेड कि सॉल्युबिलिटी या मास बैलेंस देखें तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन किसकी इक्विवेलेंट है, कार्बोनेट की फॉर्मल कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट है। और कैल्शियम इज इक्वलेंट टू सॉल्युबिलिटी, कैल्शियम की जगह पे सॉल्युबिलिटी प्लेस कर दिया। एंड कार्बोनेट की फॉर्मल कंसंट्रेशन क्यों, क्योंकि कार्बोनेट 3 इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है, 3 फॉर्म में मौजूद है जिन इक्वेशन को हमने कंसिडर किया है। तो वो 3 फॉर्म्स कौन सी हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। तो इस रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पे वही चीज़ इस्तेमाल की है। अब जो सेकेंड एक्सप्रेशन था हमारे पास दिस वन, ये क्या है, यहाँ से हमने KSP की वैल्यू से, क्योंकि ये कार्बोनेट की फॉर्मल कंसंट्रेशन नहीं है, ये कार्बोनेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो कार्बोनेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है, KSP ओवर कैल्शियम के। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये वाला, यहाँ पे जो कार्बोनेट है ये फॉर्मल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी इक्विलिब्रियम हम लिख रहे होते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तमाम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को क्या कर रही होती है, तमाम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है, जस्टिफाई कर रही होती है। दैट मीन्स कि एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर आप एक एक्सप्रेशन से निकाल रहे हैं, दूसरा एक्सप्रेशन उसी सिस्टम का है और उसी में कोई इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, तो वहाँ से जो कंसंट्रेशन निकलेगी वो भी सेम होगी जो दूसरे एक्सप्रेशन से निकल रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है कार्बोनेट की, तो हमने इन कार्बोनेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया बाय KSP ओवर सॉल्युबिलिटी से। कोई और सवाल किसी और को करना है अगर, फिर इसके हम न्यूमेरिकल को देख सकते हैं बेसिकली। और हम इसका एक, जिस तरीके से हमें अल्फा फ्रैक्शन का पता है, अल्फा फ्रैक्शन हमें नोन हो कि कार्बोनेट का फ्रैक्शन इतना है, लाइक अगर मैं कह दूँ कि कार्बोनेट का फ्रैक्शन 0.3 है, सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। इस तरह के न्यूमेरिकल हमने वैसे किए हैं। बट अगर अभी की बात करें, अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर पेज दे दूँ, दैट फॉर एग्जाम्पल पेज 4 के ऊपर, and pH 4 के ऊपर what will be the solubility of the calcium carbonate, what you will do the hydrogen ion concentration, you will place hydrogen ion concentration here, you will place K1 K2 value here and you will just calculate the solubility। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ना दी जाए, अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू दे दी जाए कि लेट सपोज कि कार्बोनेट की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर, या पीएच आपको बताइए ही नहीं, सिर्फ ये बता दिया अल्फा फ्रैक्शन जो है यहाँ पर कार्बोनेट का ये 0.4 है, या अल्फा फ्रैक्शन कार्बोनेट का जो है वो हमारे पास 0.3 है, 0.2 है, 0.5 है, वॉट एवर।
ठीक है, तो उसको सिंपल अगर हम रखें तो सिंपल सिर्फ केस भी चाहिए और अल्फा फ्रैक्शन चाहिए एंड वी कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर pH इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये काम अपने कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस पे भी कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास बीच में आ रहे हैं कि अगर हम सिंपल सी कोई चीज़ें हम कंसीडर करें कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी आप लोग को बताया कि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन भी कंसीडर नहीं किए। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन कंसीडर करेंगे एक और इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ द conversion of carbonic acid into the carbon dioxide. It is also an equilibrium and it is established क्योंकि जो solubility of carbon dioxide है वो क्यों है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होती है कार्बोनिक एसिड बना रही होती है। तो अगर हमारे पास कार्बोनिक एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये कौन इक्विलिब्रियम है, इसका भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होगा हमारे पास एंड वो भी फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेसिक कंडीशन के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम आयन जो हमारे पास मौजूद है वो कैल्शियम आयन बेसिक कंडीशन में क्या कर सकता है, आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी इतनी फेवरेबल नहीं है, वो इतना सॉल्युबल आयन नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर बेसिक कंडीशन में चलेगा दैट मीन्स कि हमने हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कहाँ पे कौन से इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कौन सा फैक्टर नेग्लिजिबल है। अगर हम pH 7 से लेसर pH के ऊपर काम कर रहे हैं और सिस्टम में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी मौजूद ही नहीं है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो, तो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि कैल्शियम इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी अदर इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, वी हैव ओनली 5 minutes और मिस दिस क्लास 2 hour, तो आपको जो सवाल करने हैं अभी कर लें वरना फिर टाइम हमारी मीटिंग का खत्म हो जाएगा। जी बेटा। मिस अगर हमें pH पता हो सिंपल तो हम अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू भी तो उसके रिस्पेक्ट से देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कि ये pH फिक्स्ड है, जैसे कि pH 4 है 3 है, हाँ मतलब तो हम डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं ना यहाँ पर, कि हमें हाँ, उस पे फिक्स। लेकिन उसके लिए फिर आपके पास कोई चार्ट होना चाहिए या चार्ट आपने बनाया हुआ हो। अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू नॉर्मल अगर हम आपको कैलकुलेट करने के लिए दूंगी तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे। ये जो एक्सप्रेशन अभी मैंने यहाँ पे लिखे थे उन्हीं एक्सप्रेशन से तो आप अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होगे। दैट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन से ही तो अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है तो एक अच्छी बात है कि दैट मीन्स कि आपको एक पूरा कैलकुलेट किया हुआ काम करके दिया हुआ है। और अगर आपके पास अल्फा फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है तो दैट मीन्स कि आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सही ठीक है, है तो आप इसको यहाँ पे जी, भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी आपका एक एक्सप्रेशन हो सकता है कि सॉलिबिलिटी को आप अंडर रूट ऑफ दिस कर दें। सही। एनी अदर क्वेश्चन। मिस आपने बिल्कुल इसी तरीके का थोड़ा सा